ये है असर्शन रीजन। देखो ऐसा घबराना नहीं कभी कि डायरेक्ट सर ने तीसरा ही असर्शन रीजन पूछ लिया। अगर असर्शन रीजन से थोड़ा डर लगता है, छोड़ दो भाई, लास्ट में कर देना, जरूरी थोड़ा शुरू में करना। आपको तो क्वेश्चन सोल्व करना है ना, आप पहले मिनट में करें या लास्ट मिनट में करें, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। कुछ बच्चे बिल्कुल चिपक जाते हैं कि हर क्वेश्चन लाइन से करना है। अगर पहले 5 क्वेश्चन आपको लेंथी लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे रखी है, असर्शन रीजन दे रखे हैं, लेंथी दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को आप लास्ट में कर लो। ठीक, लास्ट में भी तो हो सकते हैं ना, बाकी क्वेश्चंस को कर दो। कुछ क्या करते हो कई बार है ना, आप 180 करने के चक्कर में ना 170 भी खो देते हैं। ऐसा नहीं करना है। पहले अटेम्प्ट में सिर्फ इजी क्वेश्चन, दूसरे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन जो हमें देखो, पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल वो इजी क्वेश्चन जिसमें आप श्योर हो, गलत हो ही नहीं सकता, भूल से भी गलत नहीं हो सकता, कि आता ही आता है तो अपने को। दूसरा वो क्वेश्चंस जिसमें आप श्योर हो आपको आता है लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, हल्का फुल्का सोचना पड़ सकता है। लेंथी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, टाइम लग सकता है। और तीसरे अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन जिसमें 1 मिनट से भी ज्यादा का टाइम लगेगा, मतलब आपको सोचना पड़े, डेरिवेशन करना पड़े, लंबी कैलकुलेशन हो, या समझ नहीं आ रहा हो कैसा क्वेश्चन हो, वो सारे थर्ड अटेम्प्ट में जाएंगे। ठीक, ऐसे किया करो। अब असर्शन रीजन पढ़ो। असर्शन दिया, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ बोरोन इज अनयूजुअली हाई इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। पहली स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो ग्रुप 13 एलिमेंट्स है उसमें बोरोन का सबसे ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि भाई इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये भाई बोरोन जो सॉलिड बोरोन है ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाता है, तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो असर्शन सही है। अब रीजन पढ़ो, सॉलिड बोरोन हैज वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन लैटिस। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, रीजन भी सही है ना। वैसे तो ये कोवलेंट मतलब कोवलेंट मॉलिक्यूल मतलब कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन होता है। जैसे डायमंड होता है ना हमारा, डायमंड क्या करता है, डायमंड है तो कोवलेंट कंपाउंड, वैसे ही बोरोन है तो कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन ये जायंट बड़ा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। तो ये देखो, वैसे तो ये बोरोन फैमिली का क्वेश्चन है, डिलीटेड सिलेबस से आया है। ठीक, आप ऐसा ही बोलेंगे ना, बोरोन एंड कार्बन फैमिली का क्वेश्चन है सर, डिलीटेड चैप्टर से आया। मैं फिर रिपीट करूंगा, पी ब्लॉक में जो इंट्रोडक्शन गिवन है और जो टेबल के इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू अच्छे से करवा चुका हूंगा। ठीक, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2 आ जाएगा। आंसर इज 2। तो इसको आप सेकंड अटेम्प्ट तक लेके जा सकते हो अगर आपको सोचना पड़ता है। वैसे तो मतलब फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें सोचने वाली बात थी नहीं। ठीक, नेक्स्ट देखो, बोरोन का ही सबसे ज्यादा होता है, अनयूजुअली हाई इसलिए लिखा है क्योंकि इसके जो बाकी अदर एलिमेंट्स है ना बोरोन फैमिली के, उनके कंपैरिजन में बोरोन का सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद प्योर HCl इज वेरी स्लो टू यील्ड साइनोहाइड्रिन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। ठीक, नीट 2024 में आएगा, ये भी लिख लेना, और मैं आपको समझा भी देता हूं कैसे आएगा। देखो भाई, सबसे पहले असर्शन, जब हम यहां पे कार्बोनिल का सब्सटेंस की एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन HCN के साथ करवाते हैं तो ये क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन बनता है। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे डायरेक्ट नहीं होती, आपको बेस को एज ए कैटालिस्ट यूज करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे सर बेस कैटालिस्ट का काम क्यों कर रहा है, क्योंकि HCN है ना वीक एसिड होता है। HCN क्या है, ये वीक एसिड है, और वीक एसिड इजीली H+ को नहीं छोड़ता, और जब तक ये H+ नहीं देगा तब तक साइनाइड आयन यानी न्यूक्लियोफाइल प्रोड्यूस नहीं होगा। तो क्या करेंगे, HCN की जैसे ही बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे पहले स्टेप में, तो क्या हो जाएगा, ये आपका वाटर बन जाएगा और साइनाइड आयन मिल जाएगा। तो साइनाइड आयन क्या है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो साइनाइड आयन जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये CN- जाकर के यहाँ पे अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। देखो ये O पे माइनस, ये CN, और फिर ये जो है ना ये एनायन है, ये वाटर से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। तो ये रिएक्शन, इसमें बेस एज ए कैटालिस्ट काम करता है, और बिना कैटालिस्ट के रिएक्शन नहीं होती है, इसकी स्पीड काफी स्लो होती है। तो प्योर HCN के साथ ये क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन है। तो इसलिए इसमें क्या यूज करते हैं आप, बेस यूज करते हैं जो कैटालिस्ट का काम करेगा, जो HCN से न्यूक्लियोफाइल को प्रोड्यूस करेगा, फिर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। देखो, द बोर रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय ए बेस एंड जनरेटेड साइनाइड आयन बीइंग ए वीकर न्यूक्लियोफाइल एड्स टू द
कार्बोनिल कंपाउंड टू यील्ड कॉरस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रिन। ठीक, तो अब क्या देखो, इसमें असर्शन सही है और बीइंग the above reaction is catalyzed by a base and generated cyanide ion being a weaker nucleophile adds to carbonyl compound to yield corresponding cyanohydrin। देखो ये भाई weaker nucleophile तो नहीं होता, साइनाइड आयन अगर एक बार प्रोड्यूस हो गया ना तो ये न्यूक्लियोफाइल अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये स्टेटमेंट इसने गलत लिख दी, क्योंकि साइनाइड आयन तो बहुत अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, वीकर न्यूक्लियोफाइल लिख रखा है, तो यहां से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट, आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक, पहली स्टेटमेंट सही थी कि प्योर HCN के साथ ये इजीली रिएक्शन नहीं देता है, रिएक्शन का रेट वेरी स्लो होता है। ठीक, क्योंकि प्योर HCN क्या है? वीक एसिड है, प्योर HCN वीक एसिड है, तो उसमें हम क्या डाल देते हैं? थोड़ा सा बेस डाल देंगे, और बेस डालने के बाद इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि HCN यहां पे बेस के साथ, ये मैकेनिज्म हो गया इसका, HCN क्या करेगा? बेस के साथ रिएक्शन करेगा, यहां पे एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये साइनाइड आयन बन जाएगा, जो कि अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, और फिर यहाँ पे साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ठीक, वो आगे का मैकेनिज्म आपको आता ही है। ठीक, असर्शन करेक्ट, रीजन इनकरेक्ट, आंसर इज 3rd। और इसमें आप बोल सकते हैं फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट। असर्शन FeCN6 3- आयन शो मैग्नेटिक मूवमेंट कोरस्पॉन्डिंग टू 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। देख लेते हैं भाई, FeCN6 3-, तो इसमें Fe किसमें है? Fe है आपका +3 में। तो अब देखो क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, Fe +3 में है, तो +3 में इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 और 4s होता है खाली। ठीक, अब एक बात बताओ, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, और 5 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा? CN- है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा, यहां पे इन दोनों की पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग करोगे तो कैसे हो जाएगा? देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो ये हो गया पेयरिंग, CN- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से पेयरिंग हुआ है। ठीक, तो पेयरिंग होने की वजह से यहां पे ये इसका इनर 3D के ऑर्बिटल, 4s का ऑर्बिटल और 4p का ऑर्बिटल D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। ठीक, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी, और पैरा के डाया पैरामैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 1 आ जाएगा। तो अब देखो इसमें कितना, वो बोल रहा है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। करवा दी ना आपसे गलती, पैरामैग्नेटिक जरूर है लेकिन 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। पहली स्टेटमेंट रॉन्ग। रीजन, बिकॉज इट हैज D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो है, लेकिन इसके कारण ये भाई 2 अनपेड वाला नहीं है। ठीक, तो क्या बोलोगे? असर्शन तो इनकरेक्ट है, रीजन करेक्ट है, आंसर 4 आ जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक, आंसर इज 4, क्वेश्चन नंबर 30 था। असर्शन रीजन, डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेस अमोनिया ऑन ए हॉट प्लेटिनम सरफेस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन एट हाई प्रेशर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, असर्शन करेक्ट है एकदम, कि जब हम अमोनिया का डिकम्पोजिशन करते हैं प्लेटिनम की सरफेस पे, देखो मेटल सरफेस पे जो रिएक्शन होती है ना, जल्दी ये क्या होती है? ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही होती है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप मेटल के सरफेस पे कोई भी गैसियस रिएक्शन कराएंगे तो ये आपके ना मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाती है और एक टाइप से वो सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, तो इनकी कंसंट्रेशन आपके रेट ऑफ रिएक्शन को डिफर नहीं करती है, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि एक टाइप से वो जब सरफेस पे एडजॉर्ब हो गई तो सारी गैसेस एक्युमुलेट हो गई। देखो गैसेस के पार्टिकल यहाँ पे ऐसे अगर रहेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है, लेकिन जब ये किसी मेटल के सरफेस पे एडजॉर्ब होती है तो हम ये मान लेते हैं कि एक टाइप से सॉलिड फॉर्म में आ गई है ना, और फिर सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन मैटर नहीं करती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ गैस, सो इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड पढ़ो, एट हाई प्रेशर द मेटल सरफेस गेट्स सैचुरेटेड विद गैस मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ज्यादा प्रेशर होने की वजह से, जैसे ही प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाने से मेटल के सरफेस पे आपकी गैस अकम्युलेट हो जाएगी और वो एक टाइप से, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसा समझो कि वो सॉलिड में आ जाएगी। जैसे ये तो आपको दिख नहीं रहा होगा, जैसे यहाँ पे ये सरफेस है ना, ये मेटल का सरफेस है, ये गैसियस पार्टिकल थे दूर दूर, मैंने इनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो जाकर के ये सरफेस पे एडजॉर्ब हो गए। ठीक, तो अब ये गैस अलग अलग थोड़ी रही, दूर दूर थोड़ी रही, तो यहाँ पे एक टाइप से सॉलिड में आ गए, तो अब इसकी कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट सही भी है, रीजन सही भी है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आप लिखेंगे रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन, रीजन एक्सप्लेन्स
असर्शन। तो आंसर क्या आ गया? बोथ करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन आंसर इज 1। वेरी इजी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है। सबसे पहले असर्शन पढ़ो। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्काइल क्लोराइड इज ए स्लो रिएक्शन बट इन प्रेजेंस ऑफ NaI द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस। क्या बोल रहा है भाई? ये अल्काइल क्लोराइड है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं या इसकी OH- के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये स्लो प्रोसेस होती है, लेकिन NaI की प्रेजेंस में ये क्या हो जाएगी? फास्ट प्रोसेस हो जाएगी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका रीजन क्या है? देखो भाई, अल्काइल क्लोराइड क्या करेगा? सबसे पहले सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि सोडियम आयोडाइड क्या है? ये बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और ये आकर के अटैक कर देगा और जल्दी से यहां पे RI बन जाएगा। और जैसे ही RI बनेगा, हम यहां पे जानते हैं अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी आपका NSR में ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा अल्काइल आयोडाइड की, उससे कम अल्काइल ब्रोमाइड की, उससे कम अल्काइल क्लोराइड की, सबसे कम अल्काइल फ्लोराइड की। तो यहां पे अब इजीली इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। तो I- क्या है? ये गुड न्यूक्लियोफाइल भी है, ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसके साथ पैरेलल I- आपका गुड लिविंग ग्रुप भी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब रीजन पढ़ो। I- इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज गुड लिविंग ग्रुप। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर देगा, क्योंकि यही तो कारण मैंने आपको बताया है असर्शन के सही होने का। तो असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट। तो आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन में क्या करना होता है? कभी भी असर्शन रीजन क्वेश्चन से आप डरे मत। आपको सिंपल क्या करना है? दोनों असर्शन रीजन वाले स्टेटमेंट को दो अलग अलग स्टेटमेंट मानना है। पहले दोनों को पढ़ो। असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। या असर्शन करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो जाए, रीजन करेक्ट हो जाए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों इनकरेक्ट है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम तब आती है जब दोनों करेक्ट हो। तो जब दोनों करेक्ट हो जाए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये जानने के लिए आप असर्शन को दोबारा पढ़े। असर्शन दोबारा पढ़ा, अब आप खुद सोचे कि ये सही क्यों है। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया? असर्शन सही क्यों है, वो रीजन मैंने आपको दिया है। ठीक, अब जो रीजन आपके माइंड में आया कि असर्शन सही इसलिए है, तो उसको आप बोल देंगे अगर रीजन, वही रीजन अगर आपकी सेकंड स्टेटमेंट में यानी रीजन में लिखा हुआ है तो आपका रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन था। इजीली आप इसको फर्स्ट या असर्शन रीजन अगर आपको टफ लगते हैं सेकंड अटेम्प्ट में भी कर सकते हैं। आंसर क्या आ गया इसका? असर्शन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर इज थर्ड। वेरी इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन फॉर नीट 2024। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इस पैटर्न का क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आ चुका है। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन, द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज 104.5 डिग्री। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो HOH का बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है? 105.5 डिग्री। ठीक, असर्शन सही है। द लोन पेयर रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन। देखो होता क्या है, ये वाला जो रिपल्सन है ना, ये वाला रिपल्सन लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है, तो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा है ना, तो ये क्या करेगा? ऐसे खुल जाएगा। और ये यहां रिपल्सन जब लगेगा ना तो ये नीचे जाएंगे और ये रिपल्सन कम होता है बॉन्ड पेयर का। तो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा होने की वजह से किससे? बॉन्ड पेयर से। तो ये नीचे, ये लोन पेयर नीचे गए तो नीचे वाले बॉन्ड ऐसे बैठ जाएंगे, तो ऐसे बैठ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाएगा। वैसे तो sp3 का 109 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन कितना हो गया? 104.5। तो असर्शन सही है, रीजन सही है, और आप बोल देंगे रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कौन सा आंसर आ जाएगा? बोथ आर करेक्ट एंड रीजन एक्सप्लेन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आंसर इज 4। फर्स्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, पहले कई बार करा चुका हूं, टेस्ट सीरीज में करा चुका हूं, कृष्णा बैच में, मेन बैच में, रैंक बूस्टर कोर्स में, हर जगह करा चुका हूं और इतनी बार करा चुका हूं, दोबारा बताने का मन भी नहीं है। ठीक, फिर भी लो यार, तुम कहोगे सर हमारा रिवीजन नहीं करा। देखो बॉन्ड एंगल जब भी आपको चेक करना हो ना, पहले आप चेक करो हाइब्रिडाइजेशन। sp का सबसे ज्यादा, उससे कम sp2 का, और उससे कम sp3 का। जैसे यहां पे मान लीजिए आपको ये दे दिया BeCl2 दे दिया, इसका सबसे ज्यादा 180, फिर उससे कम BCl3 का, सबसे कम CCl4 का। फिर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो आप बोल दो एज लोन पेयर इंक्रीज बॉन्ड एंगल डिक्रीज। जैसे मैं अगर आपको यहां पे बताऊं, ये देखो यहां पे ये NH2- है ना, इसमें 2 लोन पेयर होते हैं, फिर NH3 में सिर्फ 1 लोन पेयर होता है, और NH4+ में यहां पे कोई लोन पेयर नहीं होता, 0 लोन पेयर, और बाकी है सारे sp3। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? जिसके लोन पेयर कम है। और अगर तीसरा हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम हो जाए तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ये भी मैंने बहुत बार आपको कराया है। तो जैसे आप जाएंगे H2O का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम H2S का, उससे कम H2SE, उससे कम H2TE।
क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाएंगे सेंट्रल एटम की, देखो सब में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दो दो लोन पेयर है, ठीक। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी और बॉन्ड एंगल घटेगी। चौथा, अगर हाइब्रिडाइजेशन लोन पेयर सेंट्रल एटम सेम है तो आप पता क्या करोगे, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, ये ध्यान रखना। अब इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे OF2, OCl2, OBr2, OI2। तो आप चेक करो भाई, सेंट्रल एटम पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दो लोन पेयर है, सेंट्रल एटम सेम है, सब में ऑक्सीजन। तो डाउन द ग्रुप यहां पे क्या होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है साइड एटम का, बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। ये कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? तो इसका आंसर क्या आ गया था? आंसर तो 4 आ गया। मैंने आपको बॉन्ड एंगल का जो कॉन्सेप्ट मैं क्लास में कम से कम 40 से 45 मिनट में कराता हूं, 3 से 4 मिनट में अच्छे से रिवाइज करा दिया। यही कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। 4 लाइनें याद रखनी है, बॉन्ड एंगल का कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका, कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का लिख लो अगर इसको लिखना चाहो तो। क्वेश्चन है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रिपेयर एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन क्या होती है, इसमें हम पता क्या करते हैं, ये लेते हैं थैलीमाइड। देखो सुनना मेरी बात, दिस इज थैलिक एसिड, ठीक। यहां से पानी निकल जाए और ये ऐसे ये बन जाए थैलिक एनहाइड्राइड। ये क्या बन गया आपका, थैलिक एनहाइड्राइड। और यहां से O हट के भी NH आ जाए, दिस इज थैलीमाइड। ये थैलीमाइड है। इसकी रिएक्शन कराई जाएगी किसके साथ, पहले करवाते हैं इसकी KOH के साथ, ठीक। दूसरी इसकी कराई जाती है RX के साथ, ठीक। ये अराइल अमाइन नहीं होना चाहिए, ये अल्काइल अमाइन होगा, अराइल हैलाइड नहीं होना चाहिए, अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, क्योंकि NSR रिएक्शन होनी है यहां पे। फिर इसका करा देंगे H+ और OH- की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, ठीक। तो देखो क्या बनता है यहाँ पे आपका एक तो बनेगा ये एसिड का सोल्ट, ठीक। दूसरा आपका बन जाएगा RNH2। क्या बन जाएगा, RNH2। बाकी वाटर वगैरह जो बनते रहेंगे वो अलग है। हमारा मेन फोकस इस पे है कि यहाँ पे प्राइमरी अमीन बनता है। लेकिन क्या आप यहाँ पे अराइल अमीन बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? इसका रीजन ये है क्योंकि इस रिएक्शन में होता क्या है, KOH इसके साथ रिएक्शन करेगा, यहां पे क्या बन जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद ये देखो ये N-K+, ये अब दूसरे स्टेप में RX के जाकर के ऊपर अटैक करता है, ये NSR रिएक्शन होती है। और NSR रिएक्शन इजिली अराइल हैलाइड नहीं देते, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहां पे आपका अराइल अमाइन नहीं बन सकता, ओनली एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बन सकता है। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, HOH HOH, ये एसिड बन जाएगा, फिर एसिड बेस रिएक्शन होकर के क्या हो जाएगा, वापस से सोल्ट बन जाएगा। तो पहला तो असर्शन सही है, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू, कैन नॉट भी लिखा है, कहीं लिख दो कैन बी यूज्ड लिख दे, ये भी ध्यान रखना। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन सही है, क्योंकि यहां पे आप अराइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो NSR रिएक्शन इजिली नहीं देते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिल्कुल सही है। देखो नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो अराइल हैलाइड इजिली ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो असर्शन सही, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। बोलो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो आंसर कौन सा जाएगा, थर्ड आ जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर 3। और ये क्वेश्चन आपका बोल सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट का, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, और नीट में आ सकता है, नीट 2024 में आ सकता है। मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन आए या इसका यूज आए, एग्जाम में आएगा पक्का, ठीक। ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है। असर्शन पढ़ो, द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड। अरे भाई डिक्रीज थोड़ा होती है, लेफ्ट टू राइट जाने में तो बढ़ेगी। असर्शन रॉन्ग हो गया। असर्शन रॉन्ग होते ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ये नहीं बताना कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेन करेगा या नहीं करेगा। तो पढ़ो, द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवेज द शिल्डिंग अक्रॉस द पीरियड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। असर्शन रॉन्ग, रीजन राइट, आंसर 3। और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका पहले अटेम्प्ट का, ठीक। आराम से कर सकते थे, ठीक, इजी क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, क्या होता है इफेक्टिव, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन जाएगा सेम सेल में जाएगा, वहां पे शिल्डिंग इतना इफेक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगेगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, शिल्डिंग की छुट्टी कर देता, तू भाग जा, अब मेरी वैल्यू है यहाँ पे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो इससे क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर आपके नीट 2024 में ऐसे पूछ ले, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी
इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, स्टेटमेंट सही हो जाएगी। रीजन पढ़ो, द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउटवे द शिल्डिंग अक्रॉस द पीरियड, रीजन भी सही है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि यही मैंने आपको समझाया है। तो कभी भी असर्शन रीजन के क्वेश्चन से घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या देखते हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं होगा, इन ऑप्शन में मुझे डाउट आता है, इसलिए मैं क्वेश्चन ही छोड़ देता हूं या मैं सही से सोल्व नहीं कर पाता। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप असर्शन और रीजन के क्वेश्चन से बिल्कुल ना घबराएं। पहले तो उनको दो अलग स्टेटमेंट माने, पहले असर्शन पढ़ो, अगर असर्शन रॉन्ग है तो आपका वो डाउट क्लियर ही हो गया कि भाई ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, ये चेक ही नहीं करना है। और बाई चांस मान लीजिए असर्शन राइट है, रीजन रॉन्ग हो गया, फिर भी आपको चेक नहीं करना कि रीजन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 50% क्वेश्चन के आंसर तो आपके ये वाले भी आ सकते हैं ना, जिसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात ही ना हो, असर्शन रॉन्ग हो जाए या रीजन रॉन्ग हो जाए। फिर मान लीजिए रीजन अगर राइट हो जाए, उस केस में आपको यह सोचना है, दोबारा से असर्शन पढ़ो, वो स्टेटमेंट सही है क्यों है, अपने दिमाग में सोचो, और दिमाग में सोचने के बाद फिर आप ये देखो जितने भी रीजन आपने सोचे 1 2 3 4, क्या वो सेकंड स्टेटमेंट यानी इस रीजन से मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो आपका रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे करते हैं। The difference between delta H and delta U is not significant for systems consisting of only solids or liquids। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डेल्टा H और डेल्टा U का जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं वो सॉलिड और लिक्विड में वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आया कहां से, देखो हम क्या लिखते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, यही तो लिखते हैं आप लोग। तो अब यहां से आप क्या लिखते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू Q माइनस, इसको P डेल्टा V लिख देते हैं, वर्क डन को, ठीक। और अगर एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हम बात करें, Q क्या होता है, दिस इज डेल्टा H, तो आप लिखते हो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस P डेल्टा V, और यहां से आपका क्या आ जाता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ऐसा हम लिखते हैं। और इसको ये PV इक्वल टू एनआरटी से इसको मॉडिफाई करके ये आप क्या लिखते हो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ऐसा हम लिखते हैं। तो देखो यहां पे वॉल्यूम का रूल आ रहा है डेल्टा H और डेल्टा U की इक्वेशन में, लेकिन सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं उनकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता है, गैस की वॉल्यूम में चेंज आएगा, ठीक। तो इसलिए यहां पे इसको मॉडिफाई करके क्या लिख देते हैं, डेल्टा NGRT। डेल्टा NG आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट होता है। तो इसके बाद देखो असर्शन सही हो गया, रीजन भी उसका मैंने बता दिया। अब पढ़ो, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डू नॉट सफर एनी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज अपॉन हीटिंग। भाई ये बात भी सही है, अगर आप हीट कर देंगे तो इनकी वॉल्यूम में कोई चेंज आएगा क्या, हीट करने पे, हीट कम ज्यादा करने पे कोई चेंज नहीं आता। डेल्टा H हीट चेंज करने से, एंथैल्पी चेंज करने से कोई फर्क नहीं आता, और अगर वॉल्यूम पे फर्क नहीं आएगा तो ये इक्वेशन वैलिड नहीं हो पाएगा। तो रीजन सही भी है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। दोबारा बता देता हूं क्यों, क्योंकि देखो हीट चेंज करने से आपके सॉलिड और लिक्विड की वॉल्यूम में कोई खास चेंज नहीं आता है, या नेग्लिजिबल चेंज आता है जो हम कंसीडर नहीं करते। तो हीट चेंज करोगे, डेल्टा H चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो है ये क्या होता है, डेल्टा H हीट चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। हीट आपने चेंज की, वॉल्यूम में अगर कोई चेंज ही नहीं आया तो ये इक्वेशन क्या हो गई, इनसिग्निफिकेंट हो गई ना। तो बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर कौन सा आया भाई, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, आंसर इज 1। तो मजा आया हुआ आपको असर्शन रीजन समझने में, तुक्का नहीं मारना असर्शन रीजन में कभी। इससे पहले असर्शन पढ़ेंगे, प्रोपिन रिएक्ट विद HI इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू गिव 1 आयोडोप्रोपेन। देखो हम एक बात अच्छे से जानते हैं भाई, जब हम प्रोपिन की रिएक्शन HBr के साथ करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो आपको पता है यहां पे क्या लगेगा, पेरोक्साइड इफेक्ट लगेगा, ठीक। मायोक्रासी इफेक्ट लगता है। एंटी मार्कोनिको रूल से प्रोडक्ट बनाएंगे, तो एंटी मार्कोनिको से आप मेजर क्या बनाते हैं, देखो ये तो हो गया आपका मार्कोनिको प्रोडक्ट, और ये बनेगा आपका एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट। आप जानते हैं मार्कोनिको रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये आपका मार्कोनिको प्रोडक्ट है, तो ये होगा माइनर प्रोडक्ट। और ये क्या है हमारा, ये है एंटी मार्कोनिको प्रोडक्ट, ये होगा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या लगता है आपका, एंटी मार्कोनिको रूल लगता है, इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट लगता है, मायोक्रास इफेक्ट लगता है।
लेकिन इसके साथ एक बात हम अच्छे से जानते हैं, यहां पे ओनली HBr आपका परोक्साइड इफेक्ट लगाएगा, एंटी मार्कोनी रूल लगाएगा। HCl या HF या HI अगर आपको ये दे दिए जाए तो इनके केस में यहां पे परोक्साइड इफेक्ट नहीं काम करता, परोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता। यानी अगर आपको रिएक्शन में लिख के भी दे देता है, जैसे यही दे दिया, प्रोपिन दे दिया, प्रोपिन दे दिया और HI दे दिया इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, तो परोक्साइड का इफेक्ट नहीं लगेगा। फिर भी हम क्या कराएंगे, यहां पे होती है FRAR, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, लेकिन यहां पे होगी EAR और मार्कोनी रूल ही लगेगा, नो इफेक्ट, इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। यहां पे ये नहीं मानेंगे। इफेक्ट की बात मतलब परोक्साइड इफेक्ट यानी एंटी मार्कोनी रूल यानी मायोक्रास इफेक्ट इस रिएक्शन में नहीं लगता, ओनली एंड ओनली HBr के साथ लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे जो I फ्री रेडिकल बनता ना, ये अनस्टेबल होता है और ये जल्दी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब तक फ्री रेडिकल नहीं बनेगा तो फ्री रेडिकल एडिशन नहीं होगा। ठीक, इसलिए क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, और इसका मार्कोनी प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पे I लिखना था, BR लिख दिया, ये I आएगा। ठीक, ये मार्कोनी रूल से मेजर प्रोडक्ट बनता है। समझ आई बात? तो ये बोल रहा है क्या दे रहा है वो क्या देगा, 1 आयोडोप्रोपेन। ये क्या है, 2 आयोडोप्रोपेन, 2 आयोडोप्रोपेन देगा। तो ये प्रोडक्ट इसका मेजर प्रोडक्ट है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई, और असर्शन जैसे ही रॉन्ग हो जाए आधी टेंशन आपकी खत्म हो जाती है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, रीजन पढ़ो, 1 डिग्री फ्री रेडिकल इज लेस स्टेबल देन 2 डिग्री फ्री रेडिकल। ये बिल्कुल सही है। 1 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल से कम स्टेबल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा स्टेबल कौन होता है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये हम जानते हैं। ठीक, ये आसान क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट सही है। असर्शन हो गया रॉन्ग और रीजन हो गया करेक्ट। रीजन करेक्ट, असर्शन इज इनकरेक्ट। देखो कैसे लिख रखे ऑप्शन, आपको बेवकूफ बनाने के लिए, है ना। आंसर इज 4। अब ये क्वेश्चन कैसे क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल में आप बच्चे तो सारे असर्शन रीजन सेकंड अटेम्प्ट में ही कर दिया करो, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में है ना, इजी क्वेश्चन किए जाए और जो जल्दी हो सकता है वो किया जाए, उससे क्या होगा, अपनी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी। ठीक, फर्स्ट अटेम्प्ट में हम वो क्वेश्चन करें जिसमें नेगेटिव ही ना हो। मान लीजिए आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में टोटल 100 क्वेश्चन किए 180 में से, तो 400 नंबर आपके पक्का हो गए 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में तो कर ही लोगे 100 क्वेश्चन जो आपको आते हैं धड़ाधड़। जैसे आपने मान लीजिए बायो के 60 क्वेश्चन कर लिए जिसमें आपको 1% भी डाउट नहीं है, और 30 से 40 सेकंड में हो भी गए, आधे पौने घंटे में हो गए। फिर आपने केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन कर दिए, 15 फिजिक्स के कर लिए, तो ऐसे आपके 100 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे पहले अटेम्प्ट में। लेकिन उनमें गलत नहीं होना चाहिए, इजी करो जिसमें श्योर शॉर्ट आपका सही हो। ठीक, तो ऐसे 100 क्वेश्चन कर लोगे तो 400 नंबर हो गए 1.5 घंटे में। बच गए आपके पास लगभग 2 घंटे या पौने 2 घंटे या 1.5 घंटा ही मान लो, उसमें चाहिए आपको 200 नंबर सिलेक्शन के लिए, और 250 आ गए तो अच्छी रैंक, अच्छा कॉलेज, और अगर आपके पौने 300 आ गए, 300 आ गए तो फिर बेस्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे?